गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टाइम चेंजिंग क्लासेज पर। तो दोस्तों, आज हम जो हमारे पॉलिटिकल साइंस की क्लास है उसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं आपको इसके सेकंड भाग से स्टार्ट करूंगा क्योंकि ये भारत से रिलेटेड है। फर्स्ट भाग है जो इसका विश्व से रिलेटेड है। तो आप अभी क्या है, विश्व के बारे में इतना थोड़ा बहुत आपको कम नॉलेज होगा और उसके नाम भी थोड़े अटपटे होंगे। ये क्या है, उससे रिलेटेड भी है और उससे संबंधित भी है थोड़ा बहुत। तो और आपके भारत के लोगों के बारे में आपको ज़्यादातर पता भी है क्योंकि आप नाम सुनते रहते हो, तो आपको उनको सीखने में थोड़ी आसानी होगी। इसलिए अपन पहला दूसरा भाग पढ़ेंगे, ठीक है, जिस बुक का नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति, यानी कि भारत के आज़ाद होने के बाद में राजनीति में किस प्रकार से क्या बदलाव आते हैं और किस प्रकार से राजनीति होती है, उस सब की चर्चा अपन इसमें करेंगे। ठीक है बच्चों, आइए हम बिना टाइम गवाए अपने मोटिवेशन कोड के साथ अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए, जब इरादा बना लिया है ऊंची उड़ान का, कि जब इरादा बना लिया है ऊंची उड़ान का, तो देखना फिजूल है फिर कद आसमान का, कि देखना फिजूल है फिर कद आसमान का। ठीक है बच्चों, आइए हम बिना टाइम गवाए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैं पहले आपको थोड़ी बेसिक जानकारी दूंगा अपने संविधान के बारे में, जो आपने 11th क्लास में पढ़ के आया होगा। 11th क्लास में आपने पढ़ के तो आया होगा कि संविधान क्या होता है बच्चों। संविधान क्या होता है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। मैं आपसे पूछूं, देखिए फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, फटाफट लिख के बताओ, लिखो। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ द रूल्स एंड लॉज, द कलेक्शन ऑफ द रूल्स एंड लॉज, यानी कि नियमों एवं कानूनों का संग्रह, नियमों एवं कानूनों का संग्रह। नियमों एवं कानूनों का संग्रह क्या कहलाता है बच्चों, संविधान कहलाता है। अब ये संविधान अपन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अपने देश में होगी डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश्ड, कौन सी लोकतंत्र व्यवस्था स्थापित होगी। तो किसी भी देश में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है संविधान। क्या स्टार्ट होती है, क्या इंपॉर्टेंट होती है, कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रकार का होता है, टू टाइप्स का होता है, दो प्रकार का होता है। आपने पढ़ा होगा लिखित और अलिखित, रिटन एंड नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी और दे दूं, अगर मैं वर्ल्ड में बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं, तो वर्ल्ड में बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं, विश्व के सबसे बड़े संविधान की बात करूं, तो वो है अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है। ये बच्चों 22 पार्ट्स में डिवाइड है। कितने भागों में बटा हुआ है, 22 भागों में बटा हुआ है। एंड 395 इसमें आर्टिकल है। 395 इसमें क्या है, आर्टिकल्स या अनुच्छेद है। बच्चों, विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है, जिसमें 22 भागों में 395 अनुच्छेद है। फिर इसके बारे में बात करूं स्मॉलेस्ट की, वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, तो वो है यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा बच्चों, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन या अमेरिकी संविधान। अमेरिकी संविधान की मैं बात करूं बच्चों, तो ये इसमें ओनली 7 आर्टिकल्स ही है। कितने आर्टिकल्स है बच्चों, 7 ही अनुच्छेद है। इसमें कितने अनुच्छेद है मेरे बालकों, इसमें केवल 7 ही अनुच्छेद है। और ये विश्व में सबसे पहला लिखा हुआ संविधान भी है। अमेरिका का संविधान विश्व में सबसे पहला लिखा गया संविधान भी है। ठीक है बच्चों, ये थोड़ी बहुत डिटेल थी, थोड़े वर्ल्ड से रिलेटेड। अब अपन थोड़े भारत पे आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अब बच्चों मैं बात करूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन के लिए या इसके निर्माण के लिए एक बनाई गई क्या, संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। क्या बनाई गई, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। क्या बनाई गई, कॉन्स्टिट्यूशन
असेंबली यानी कि संविधान सभा क्या बनाई गई मेरे प्यारे बच्चों? संविधान सभा बनाई गई। अरे बच्चों ये कब बनाई? देखो कमेंट बॉक्स में लिखो आप जरा, कब बनाई है? अरे बच्चों ये बनाई गई 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा का निर्माण किया गया। इसके अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। किसको बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अरे बच्चों ये नॉन परमानेंट यानी कि अस्थायी थे। ये कैसे थे? अस्थायी थे, अस्थायी, नॉन परमानेंट। फिर इसके बाद में अपनी जो थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होती है, 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को इसकी थर्ड क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मीटिंग होती है। इसमें क्या होता है मेरे प्यारे बालकों? इसमें जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, इनको इसके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अध्यक्ष पद से, प्रेसिडेंट पद से जो इनकी पोस्ट थी उससे हटा दिया जाता है और परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। अब संविधान जब तक निर्माण होकर तैयार नहीं हो जाएगा बच्चों, तब तक संविधान सभा के अध्यक्ष कौन रहेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही रहेंगे, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद में इसकी जो 5th मीटिंग होती है, इसकी 5th मीटिंग होती है मतलब 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। इसमें क्या होता है? जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू, इन्होंने क्या किया? एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया। क्या लाया? उद्देश्य प्रस्ताव लाया, जो अब किसके नाम से जाना जाता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना या प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है बच्चों। ये थोड़ी बेसिक जानकारी थी, ये दोनों क्वेश्चन पूछे भी गए हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं बच्चों ये संविधान जो बना, इसमें टाइम कितना लगा बच्चों? ये स्टार्ट तो कब हो गया था? 9 दिसंबर 1946 से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना या इसकी कार्यविधि जो भी थी स्टार्ट कर दी गई थी। फिर इसमें टाइम कितना लगा? इसमें लगा बच्चों, इसमें लगा टोटल 2 ईयर यानी कि 2 वर्ष, 11 माह, 11 मंथ, एंड 18 डेज 18 दिन, 11 माह 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन में टाइम लगा। फिर इसमें क्या होता है? ये बनकर तैयार कब हो जाता है? ये 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो जाता है, ठीक है। प्रिपेयर्ड हो जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या अडॉप्ट हो जाता है, अडॉप्ट हो जाता है। इसे हिंदी में बोलो तो अंगीकृत। क्या क्या लिखा हुआ आपके प्रियम्बल में? इसके बारे में अंगीकृत वर्ड लिखा हुआ है, अधिनियमित लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है आपके संविधान में? इसमें प्रियम्बल में लिखा हुआ है एक वर्ड, वो लिखा हुआ है आत्मसमर्पित। आत्मसमर्पित, ठीक है। आत्मसमर्पित, ये तीनों वर्ड से किसी भी वर्ड से लिखा हुआ मिल सकता है आपको। अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मसमर्पित, ये तीनों वर्ड लिखे हुए मिल सकते हैं कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था, या कब अंगीकृत हुआ था, कब अधिनियमित हुआ था, या कब आत्मसमर्पित हुआ था। तो आपका आंसर होना चाहिए 26 नवंबर 1949। फिर बच्चों ये 26 नवंबर 1949 को तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन इसे इस्टेब्लिश नहीं किया गया।
इसे पूर्ण रूप से इस्टेब्लिश नहीं किया गया, इसे पूर्ण रूप से लागू किया गया बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया। अब बच्चों आप बोलोगे कि इसे जब ये बनकर 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया था, तो सर ये इसको इतनी लेट लागू क्यों करे? बच्चों इसका भी एक रीज़न है। इसका क्या रीज़न है कि हमारे देश में क्या कर रहे थे, जो लोग थे वो 26 जनवरी 1930, कब से बच्चों? 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930 से ही क्या कर रहे थे, आज़ादी दिवस मनाना स्टार्ट कर दिया था। हमारे देश में 26 जनवरी 1930 से ही जो इंडिपेंडेंट था वो सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया था। सो इसीलिए अपन ने क्या किया, हमारे इंडियन जो फॉर्मेशन कमेटी थी, असेंबली थी, उसने 26 नवंबर को लागू इस्टेब्लिश ना करके 26 जनवरी 1950 को लागू किया, क्योंकि हम 26 जनवरी का दिन याद रखना चाहते थे। ठीक है बच्चों, इसके बारे में एक क्वेश्चन और बनता है कॉन्स्टिट्यूशन से, वो भी मैं यहीं क्लियर कर देता हूँ आपको। बच्चों एक होता है, इस संविधान को बनाने के लिए एक ज़रूरत पड़ी ड्राफ्टिंग कमेटी की। किसकी बनी? ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी कि प्रारूप समिति। प्रारूप समिति सबसे पहले मैं बात करूं, इसमें कुल 7 मेंबर थे टोटल, इसमें 7 मेंबर थे, यानी कि सदस्य थे। कुल 7 सदस्य थे। इनका प्रेसिडेंट या अध्यक्ष किसे बनाया गया था? इसका अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इसका गठन कब हुआ था? 22 अगस्त 1947 को। 22 अगस्त 1947 को अपनी कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसका गठन हुआ था। ठीक है बच्चों, क्या ड्राफ्टिंग कमेटी के कुल 7 सदस्य थे, अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और 22 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। ये दोस्तों वही भीमराव अंबेडकर थे जिन्होंने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब हम हमारे चैप्टर पर आते हैं। ठीक है, किस प्रकार क्या घटनाएं होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। मेरे प्यारे बालकों, मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि आप बताइए भारत कब आज़ाद हुआ था? भारत कब आज़ाद हुआ था और पाकिस्तान ने अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? जल्दी से मेरे लिखने से पहले आप कमेंट बॉक्स में दोनों के आंसर डाल दीजिए। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ आपके देखने के लिए। सबसे पहले बताइए बालकों कि भारत आज़ाद कब हुआ था और पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस कब सेलिब्रेट करता है? तो बच्चों मैं बात करूँ भारत आज़ाद कब हुआ। भारत आज़ाद हुआ 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि। 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि 1947 को। 14-15 अगस्त की मिडनाइट थी और क्या थी? 14-15 अगस्त की मिडनाइट और 1947 में इंडिया को क्या मिली? फ्रीडम
मिली। अब ये फ्रीडम मिली तो इस समय एक हमारे जो भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे वो थे पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये महोदय क्या कर रहे थे, इसी दिन एक संविधान सभा यानी कि मैंने लिखवाई थी वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, उस जब फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया उसके बाद हर दिन एक संविधान सभा होती थी। जब भारत आज़ाद हुआ उस समय भी एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हो रही थी। उसको संबोधित करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक लंबा चौड़ा भाषण दिया। उसे बोला जाता है ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, यानी कि हिंदी में भी लिख देता हूँ मैं, पूछा गया है बच्चों ये बार बार क्वेश्चन, ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी या इसको बोलूँ मैं भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में कि 14-15 अगस्त की जब मध्य रात्रि को जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय क्या पंडित नेहरू ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए एक लंबा चौड़ा भाषण दिया। उसको किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा बच्चों ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। बोलो बच्चों कौन सा भाषण? ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी या भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट, भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट। ठीक है बच्चों, इसके बाद में बात करते हैं अपन आगे। अब बच्चों जब भारत आज़ाद हो गया तो मैं आपको दोनों क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का तो आंसर मिल गया होगा। पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है 14 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त 1947 को मनाता है। फिर इसके बारे में मैं बात करूँ, जब इंडिया को फ्रीडम मिल गई, आज़ादी मिल गई, तो इसने क्या की, दो बातों पर अपनी सहमति जताई। दो बातों पर इसने क्या एग्री हो गया, इंडिया के लोग दो बातों पर पहले इससे अपने एग्री हुए कि पहली जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट होगी उसके जो प्रारूप कैसा होगा, उसकी ड्राफ्टिंग या फॉर्मेशन कैसी होगी। तो इन्होंने बताया कि इंडियन गवर्नमेंट का स्वरूप, इंडियन गवर्नमेंट जो भारतीय सरकार है, भारतीय सरकार का स्वरूप, भारतीय सरकार का स्वरूप, भारतीय सरकार का स्वरूप कैसा होगा? तो इन्होंने कहा कि भारतीय सरकार का स्वरूप लोकतांत्रिक होना चाहिए। भारतीय सरकार का स्वरूप लोकतांत्रिक होना चाहिए, भारतीय डेमोक्रेटिकल। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए? डेमोक्रेटिकल होनी चाहिए। फिर ये क्या कहता है, जो गवर्नमेंट बनेगी वो ऑल कैटेगरीज यानी कि सभी वर्गों के लिए, सभी वर्गों के डेवलपमेंट के लिए, ऑल कैटेगरीज के डेवलपमेंट के लिए वर्क करेगी, सभी वर्गों के विकास के लिए काम करेगी, सभी वर्गों का विकास, सभी वर्गों का विकास किया जाएगा। ये दो बातों पर सबकी सहमति बन गई थी। ठीक है, भारतीय सरकार का स्वरूप लोकतांत्रिक होगा, सभी वर्गों का विकास, या इंडियन गवर्नमेंट कैसी होगी? डेमोक्रेटिकल होगी, और जो गवर्नमेंट होगी वो ऑल कैटेगरीज के लिए क्या करेगी? वर्क करेगी। ठीक है बच्चों, इसके बाद में बात करें जो इंडिया था वो कौन सी 3 जो चुनौतियाँ थी, प्रॉब्लम्स थी, उनको फेसेज कर रहा था, उनका सामना कर रहा था। तो स्वतंत्र राष्ट्र के समक्ष चुनौतियाँ, स्वतंत्र राष्ट्र के समक्ष चुनौतियाँ। बच्चों आप एक एक बात नोट करते रहना मेरे साथ।
मैं आपके लिए बोर्ड पे लिख रहा हूँ खुद सारी बातें, तो आप भी नोट करते रहना, प्रॉपर नोट्स बनाते रहना, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं अपना एक टेलीग्राम चैनल बना लूँगा जिसमें मैं आपको जैसे जैसे पॉलिटी पढ़ाऊँगा वैसे वैसे नोट्स डालता रहूँगा। अगर आपको लगता है कि नोट्स भेजने चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप, ठीक है। स्वतंत्र राष्ट्र के समक्ष हमारे सामने 3 चुनौतियाँ थी। सबसे पहले तो एकता व अखंडता की चुनौती, एकता व अखंडता की चुनौती, एकता व अखंडता की चुनौती। दूसरी चुनौती थी बच्चों, वो था लोकतंत्र कायम करना, डेमोक्रेसी इस्टाब्लिश्ड करना, लोकतंत्र कायम करना, लोकतंत्र कायम करना। तीसरी चुनौती थी हमारे सामने सभी वर्गों का विकास करना, सभी वर्गों का विकास करना। बच्चों एक बार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखेंगे, ठीक है, फिर इसके बारे में बारी बारी जानेंगे अपन एक एक जो प्रॉब्लम थी उसके बारे में। सबसे पहले मेरे साथ साथ बोलना, एकता व अखंडता की चुनौती, बोलो प्यारे बच्चों, एकता व अखंडता की चुनौती। लोकतांत्रिक कायम करना, लोकतंत्र कायम करना, सभी वर्गों का विकास, सभी वर्गों का विकास। पहली एकता व अखंडता की चुनौती, दूसरी लोकतंत्र कायम करना, तीसरी सभी वर्गों का विकास, ठीक है बच्चों। देखो बोलो एक बार मेरे साथ साथ, पहली चुनौती एकता व अखंडता की चुनौती, दूसरी सभी वर्गों का विकास, तीसरी लोकतंत्र कायम करना। चुक गए? पहली एकता व अखंडता की चुनौती, दूसरी लोकतंत्र कायम करना, तीसरी सभी वर्गों का विकास। अब एक एक के बारे में जानते हैं बच्चों। एकता व अखंडता की चुनौती, एकता व अखंडता की चुनौती, इसके बारे में सुनना बच्चों, क्योंकि भारत अपने आप में किसी महादेश से कम नहीं था। आप पहली लाइन क्या लिखोगे कि भारत अपने आप में किसी महादेश से कम नहीं था। इसमें विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग, विभिन्न बोलियां बोलने वाले लोग, विभिन्न संस्कृतियों को अपनाने वाले लोग रहते थे, अर्थात भारत किसी महादेश से कम नहीं था। इसमें विभिन्न धर्मों, विभिन्न जातियों, विभिन्न वर्गों, विभिन्न भाषाओं एवं विभिन्न संस्कृतियों को अपनाने वाले लोग रहते थे। इन सभी को एक संघ में बांट पाना, इन सभी को एक संघ में बांटना किसी भयंकर चुनौती से कम नहीं था। इन सबको एक संघ में बांटना किसी भयंकर चुनौती से कम नहीं था। ये पहली चुनौती थी अपनी, कौन सी? एकता व अखंडता की चुनौती। दूसरी लोकतंत्र कायम करना, डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश्ड करना, डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश्ड करना। ये बच्चों ये क्या कहती है? ये मैंने आपको पहले भी बताया था, लोकतंत्र कब कायम होगा किसी भी देश को? सबसे पहले लोकतंत्र कायम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने के लिए किसकी नीड होती है? कॉन्स्टिट्यूशन की नीड होती है मेरे प्यारे बच्चों। कि इसमें क्या लिखेंगे? लोकतंत्र कायम करना भी एक महत्वपूर्ण चुनौती थी, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना भी एक इम्पोर्टेंट क्या थी? प्रॉब्लम थी। मतलब इसका फेस कैसे किया? चुनौती हमारे सामने डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना नहीं थी बच्चों, हमारे सामने लोकतंत्र कायम करना भयंकर चुनौती नहीं थी। चुनौती तो यह थी, क्योंकि सबसे पहले तो यह जरूरी था कि लोकतंत्र कायम करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? संविधान। तो वो तो बना रहे थे। लोकतंत्र कायम करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? संविधान। हमारे सामने लोकतंत्र कायम करना एक समस्या नहीं थी, क्योंकि हमारे उस समय लोग पढ़े लिखे नहीं थे मेरे प्यारे बालकों। उस समय जैसे कि आज आप टेबलों पर बैठ कर पढ़ रहे हो, कोई अच्छी एसी में बैठ के पढ़ रहा है, कोई पंखे कूलर में बैठ के पढ़ रहा है। मेरे प्यारे बच्चों उस समय ऐसे हालात नहीं थे। हमारे लोगों को ना तो डेमोक्रेसी लोकतंत्र के बारे में पता था, ना कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के बारे में पता था। अर्थात सभी लोकतंत्र कायम करने के लिए सबसे पहले किसी देश को संविधान की आवश्यकता होती है। अर्थात हमारे देश के सामने संविधान, वो लोकतंत्र कायम करना महत्वपूर्ण चुनौती नहीं थी।
फिर चुनौती क्या थी? अरे बच्चों, इस संविधान के अनुरूप, अरे बच्चों जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अनुरूप, उसके व्यवहार के अनुरूप लोकतंत्र कायम करना। अरे हमारा जो संविधान था इसके व्यवहार के अनुरूप लोकतंत्र कायम करना महत्वपूर्ण चुनौती थी। समझ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों? इस संविधान के व्यवहार के अनुरूप लोकतंत्र कायम करना महत्वपूर्ण चुनौती थी। तीसरी, सभी वर्गों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ऑल कैटेगरीज, सभी वर्गों का विकास करना एक भयंकर चुनौती थी। क्योंकि बच्चों आप सभी को पता है हमारे इंडिया में आज भी लोगों के साथ क्या होता है, बहुत सारे भेदभाव होते हैं। हमारे देश में क्या होता है, अभी भी लोगों के साथ में क्या होते हैं, बहुत सारे भेदभाव होते हैं। आपने देखा होगा मेरे प्यारे बच्चों, आपने नोटिस किया होगा उस समय भी क्या था, सभी वर्गों के साथ बहुत सारी ऊंच नीच, जातियों के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव होते थे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा इन सब को ख़त्म करना चाहिए, तो इन सबको ख़त्म करने के लिए भारतीय जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने सबसे पहले भारतीय संविधान में उल्लेख किया किसका? मौलिक अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का, मौलिक अधिकारों का। अगर आपने 11th क्लास अच्छे से पढ़ी हो तो आपको पता होगा मौलिक अधिकार कैसे अधिकार होते हैं। मौलिक अधिकार वह अधिकार होते हैं मेरे प्यारे बालकों जिनका हनन होने पर उनकी रक्षा का दावा सुप्रीम कोर्ट करती है कि अगर आपका इन अधिकारों के साथ कोई भी दुर्व्यवहार होता है, हनन होता है, तो आप सीधे मेरे पास आ सकते हो, सुप्रीम कोर्ट के पास आ सकते हो। ठीक है, ये मौलिक अधिकार होते हैं। तो भारतीय लोगों को, सभी वर्गों का विकास करने के लिए मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया। मौलिक अधिकारों में भी सर्वप्रथम किसका उल्लेख किया गया हमारे बच्चों? जो अनइक्वलिटी थी उसको दूर करने के लिए ये सबसे पहले मैं एक बात और बता दूं, जो मौलिक अधिकार है आपने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा। वैसे ये भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक क्या इंक्लूड है? फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड है। इसमें बात करूँ जो आर्टिकल फर्स्ट मौलिक अधिकार है, पहला फंडामेंटल अधिकार हमारा वो है समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक केवल समानता और समता की बात करता है। ठीक है, सभी वर्गों का विकास करने के लिए हमारे देश में किसकी स्थापना की गई? मौलिक अधिकारों की स्थापना की गई। उसमें भी पहला अधिकार समता या समानता का अधिकार दिया गया। तो ये बच्चों हमारे इस प्रकार पहली 3 चुनौतियाँ थी। इसके बारे में आपको बताता हूँ। पहली थी राष्ट्रीय एकता व अखंडता की चुनौती, दूसरी लोकतंत्र कायम करना, तीसरी सभी वर्गों का विकास। अब अपन इसके एक टॉपिक और पढ़ेंगे, फिर अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। अब अपन बच्चों बात करेंगे द्विराष्ट्र सिद्धांत बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है, इसके प्रतिपादक कौन थे, इसमें विरोधी भी होता है, उसकी भी चर्चा करेंगे। वैसे विरोधी खूब थे, लेकिन जो आपकी बुक में चर्चा किया गया अपन उसकी बात करेंगे। सबसे पहले ये क्या, इसका प्रतिपादक कौन थे? इसके प्रतिपादक थे, इसके जो बर्थ किसने किया, इसको जन्म किसने दिया बच्चों? इसके प्रतिपादक कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। अरे बच्चों ये वो द्विराष्ट्र सिद्धांत है जिसके आधार पर पाकिस्तान की मांग की गई। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की थी ना, वो इस द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर की थी। फिर इसके विरोधी भी थे बच्चों। इसके विरोधी कौन थे बताओ? देखे
अरे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, देखिए बताओ कमेंट बॉक्स में मेरे को जल्दी से बताओ आपको कितना क्या नॉलेज है। देखिए मेरे प्यारे बालकों, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो आप कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है मेरे प्यारे बालकों, जल्दी से बता दो। देखिए मैं वेट कर रहा हूँ आपका। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है आप, ठीक है बहुत अच्छे, अगर आप जवाब दे रहे हो मेरे साथ साथ तो बहुत अच्छी बात है। इसका विरोधी है सीमांत गांधी के नाम से मशहूर, सीमांत गांधी के नाम से मशहूर कौन? खान अब्दुल गफ़ार खान, खान अब्दुल गफ़ार खान, खान अब्दुल गफ़ार खान, जो किस नाम से भी मशहूर है? सीमांत गांधी, सीमांत गांधी, सीमांत गांधी के नाम से भी ये मशहूर है, खान अब्दुल गफ़ार खान। अब आप बोलो कि सर ये द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या था? तो पहले प्रतिपादक मोहम्मद अली जिन्ना और विरोधी खान अब्दुल गफ़ार खान, जो सीमांत गांधी के नाम से भी जाने जाते थे। अब आप बोलोगे सर कि ये द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या था? डाई नेशन, जो टू नेशन थ्योरी थी वो क्या है? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत कहता है कि भारत किसी एक कौम का राष्ट्र नहीं है, भारत किसी एक कौम का राष्ट्र नहीं है, भारत किसी एक कौम का राष्ट्र नहीं है, भारत किसी एक कौम का राष्ट्र नहीं है। फिर क्या है बच्चों? ये कहता है भारत किसी एक कौम का राष्ट्र नहीं है, बल्कि भारत हिंदू व मुसलमान दो कौमों का राष्ट्र है, दो कौमों का राष्ट्र है। भारत हिंदू व मुसलमान दो कौमों का राष्ट्र है। पहला, भारत किसी एक कौम का राष्ट्र नहीं है, बल्कि भारत हिंदू व मुसलमान दो कौमों का राष्ट्र है। ठीक है बच्चों, आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, फिर बाकी कल अपन अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, आप मेरे को अगर अपनी वीडियो में कुछ कमी नज़र आ रही हो तो मेरे को ज़रूर बताना, क्योंकि आपका अपना चैनल है, इसमें सुधार करना भी आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो एक बार मैं आपके सामने खड़ा होकर आपका रिवीजन करा देता हूँ आज अपन ने क्या पढ़ा। सबसे पहले मैंने आपको बताया संविधान के बारे में। संविधान नियमों एवं कानूनों का संग्रह होता है। संविधान बनना कब शुरू हो जाता है? 9 दिसंबर 1946 को बनना स्टार्ट हो जाता है। फिर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के बाद संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हो जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बालकों, इसको बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है। ठीक है, और ये 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित, आत्मसमर्पित व अंगीकृत कर दिया जाता है। ठीक है, और इसे लागू 26 जनवरी 1950 को किया जाता है। विश्व में सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान 22 भागों में 395 अनुच्छेद है। फिर मैंने बात की आपसे कि विश्व का सबसे छोटा संविधान यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकी संविधान, जिसमें 7 अनुच्छेद है। फिर भारत आज़ाद हुआ 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि 1947 को, जिसमें पंडित नेहरू ने एक संविधान सभा को संबोधित करते हुए एक लंबा चौड़ा भाषण दिया, जिसे तृष्ट विद डेस्टिनी या भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद में मैंने बात की कि जब भारत आज़ाद हुआ 2 बातें मान ली गई थी। सरकार का स्वरूप लोकतांत्रिक होगा और सरकार सभी के भले के लिए काम करेगी। फिर मैंने 3 चुनौतियां पढ़ाई, एकता व अखंडता की चुनौती, सभी वर्गों का विकास, लोकतंत्र कायम करना। एकता व अखंडता की चुनौती, लोकतंत्र कायम करना और सभी वर्गों का विकास। एकता व अखंडता की चुनौती कहती है भारत अपने आप में किसी महादेश से कम नहीं है, अर्थात भारत क्या है, इसमें सभी वर्गों के, सभी भाषाएं बोलने वाले, सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं। इन सबको एक गुट में समा पाना किसी महान चुनौती से कम नहीं है। फिर दूसरी बात के लिए लोकतंत्र कायम करना। लोकतंत्र कायम करने के लिए कहता है कि लोकतंत्र कायम करने के लिए सबसे पहले किसकी जरूरत होती है? संविधान की जरूरत होती है। भारत में फिर भी लोकतंत्र कायम करना महत्वपूर्ण चुनौती नहीं थी। चुनौती तो यह थी कि लोकतंत्र के संविधान के व्यवहार के अनुरूप लोकतंत्र कैसे कायम किया जाए। फिर इसके बाद में बात की अपन ने सभी वर्गों का विकास। सभी वर्गों का विकास
पास करने के लिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 12 से 35 तक भाग 3 में। और पहला मौलिक अधिकार समता या समानता, असमानता जो फैली हुई थी उसको दूर करने के लिए समता या समानता का अधिकार दिया गया। धन्यवाद दोस्तों, मैं आपके जो कमेंट है उनका वेट करूंगा। और मैं बच्चों आपको अगले और किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी बात हो तो मेरे को बता सकते हो, ठीक है बच्चों। मैं हर सब्जेक्ट पे आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, हर सब्जेक्ट पे वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन बच्चों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैं नया हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं और भी मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुँचूँ। अगर मैं ऐसा नहीं बोल रहा, अगर आपको वीडियो रियल में फ़ायदेमंद लग रही हो, आपको फ़ायदा हो रहा हो, तभी मैं आपसे सर ऐसा नहीं, अगर वीडियो अच्छी नहीं लग रही मैं बोल रहा हूँ चाहे से डिसलाइक कर दो, वीडियो अच्छी नहीं लग रही डिसलाइक करो, कमेंट में बोलो। अगर आप मेरे चैनल में रियल में अच्छे से स्टूडेंट हो या अच्छे से मेरे दोस्त की तरह हो तो मेरे को कमी भी बता सकते हो कि सर आपकी वीडियो में ये कमी है, आप ये सुधार कीजिए, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।